हाय सो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं MHT CET के हिसाब से ऑप्टिक्स चैप्टर। सो जिन लोगों को भी ऑप्टिक्स चैप्टर नहीं आता है, कुछ भी थ्योरी नहीं पता है और सीधा MCQ स्टार्ट करने में दिक्कत आ रहा है, तो यहाँ पर हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे MCQs। तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी थ्योरी प्लस MCQs, और ये हमारा सब कुछ करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ MHT CET। और ऑब्वियसली क्योंकि ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर है तो ये एक वीडियो नहीं रहेगी, पूरी प्लेलिस्ट रहेगी कुछ 5-6 वीडियोस की, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ों को करते जाएंगे। सो चलिए बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को अगर हम देखा जाए, ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट से एसोसिएटेड होता है। सो यहाँ पे कुछ इसके पार्ट्स हो जाते हैं, 3 पार्ट्स मेजरली इसके हो जाते हैं। पहले आप लोग पढ़ते हो क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स, ओके, क्योंकि क्लास 11th में आपने नहीं पढ़ा था तो पहले आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया क्लास 12th का। एक्चुअली होता है क्लास 11th में रे ऑप्टिक्स पहले, फिर होता है वेव ऑप्टिक्स, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में अपने को पता चलता है कि अरे लाइट तो पार्टिकल भी है, लाइट तो वेव भी है। ओके, सो बेसिकली पार्टिकल नेचर भी वहाँ आपको देखने को मिलता है। सो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी एक्चुअल में ऑप्टिक्स का ही कुछ एक पार्ट है। वेव ऑप्टिक्स भी बेसिकली लाइट का ही वेव नेचर के ऊपर हम इंडिकेट करते हैं। और रे ऑप्टिक्स का मतलब हो जाता है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ रे, यानी कि हम क्या कंसीडर करते थे, लाइट की ऐसा रेज बनाया करते थे। कैसा बनाया करते थे? रेज बनाया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। सो रे ऑप्टिक्स के बेसिकली यहाँ पे 4 प्रिंसिपल हैं। कितने प्रिंसिपल हैं रे ऑप्टिक्स के? 4 प्रिंसिपल हैं। चारों प्रिंसिपल आपको पता है। पहला प्रिंसिपल, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। फिजिक्स में हमारा अजम्पशन यही होता है कि सारे मीडियम्स हमारे होमोजीनियस हैं, सारे मीडियम्स हमारे आइसोट्रोपिक हैं। होमोजीनियस का मतलब अगर वैक्यूम है तो सारे जगह वैक्यूम रहेगा, अगर एयर है तो सारे जगहों पे एयर ही रहेगी, और उनकी डेंसिटी भी हर जगह सेम रहेगी, यानी कि वो आइसोट्रोपिक होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एयर लेफ्ट में कम है, राइट में ज़्यादा है, ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है। सो बेसिकली ये चीज़ तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर मीडियम। अगर लाइट एक ही मीडियम के अंदर है तो वो ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। ये होता है यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर 1। 2 or more rays can intersect at a point without affecting their paths beyond that point। ऐसा नहीं है कि एक रे यहाँ से जा रही है, दूसरी रे यहाँ से जा रही है, तो ये वाली रे बोलेगी अरे यार मुझे यहाँ पे धक्का लग गया, चलो मैं भी थोड़ा सा इस तरफ जाती हूँ। जैसा वेक्टर्स में होता है, एक वेक्टर एक बॉक्स पड़ा है, एक जना इसको यहाँ से धक्का दे रहा है, एक जना इसको यहाँ धक्का दे रहा है, तो जो बॉक्स कहाँ जाता है? बॉक्स मेरा यहाँ से ऐसा कुछ निकल जाता है, क्योंकि ये वाला फोर्स आपका है इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स है आपका ऊपर वाले डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे निकलता है। बट लाइट में ऐसा नहीं है। ओके, वेक्टर नहीं है लाइट, राइट। लाइट वेक्टर नहीं है कि तुम्हारी एक लाइट यहाँ जा रही है, एक लाइट यहाँ जा रही है तो तुम्हारी लाइट बेसिकली वहाँ चली जाए। अरे हर जगह जाती है लाइट। चलिए, इसके बाद आ जाता है बढ़िया सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैं पहले ही टिक कर दे रहा हूँ क्योंकि सबको आता है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती है, एंगल आपका एक जगह से नहीं बन सकता है, तो आपको 2 लाइंस चाहिए एंगल बनाने के लिए। तो एंगल बनाने के लिए हम नॉर्मल बना देते हैं। तो जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल हो जाता है यहाँ पे सेम। ओके, सो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? दोनों हो जाते हैं आपके बराबर। ये है सेकंड स्टेटमेंट, और पहली स्टेटमेंट है दोनों के दोनों लाइक करते हैं यहाँ पे सेम प्लेन। सेम प्लेन आपने स्कूल में भी पढ़ा था, बट सेम प्लेन का मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता रहता है। मैंने एक बार सबको खड़ा किया, मैं बोला बोलो चलो सेम प्लेन का मतलब क्या है? बोल रहे थे मतलब एक तरीका होगा, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा नहीं, अगर आपका एक्स वाई प्लेन में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो समझ जाना सारा सेटअप एक्स वाई प्लेन में है, सारा रिजल्ट भी एक्स वाई प्लेन में मिलेगा। प्लेन्स मतलब यही, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सिंपल, नथिंग मच मोर देन दैट। ओके, चलिए, तो ये हो जाता है आपका इंसिडेंट एंगल, ये हो जाता है रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पे हो जाता है ग्लेंसिंग एंगल। क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका ग्लेंसिंग एंगल। लास्ट ईयर ग्लेंसिंग एंगल पे ही सवाल आया था, आधे लोगों को पता ही नहीं था होता क्या है। सो ग्लेंसिंग एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो बनता है इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे और इंटरफेस के बीच में। कहाँ बनता है? इंसिडेंट रे एंड इंटरफेस, यानी आप सरफेस भी कह सकते हो। सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ ग्लेंसिंग। ओके, सो बेसिकली ये वाला हो जाता है एंगल ऑफ ग्लेंसिंग। फाइनली आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
एंड नॉर्मल, वापस से वही कहता है सारे लाए करते हैं सेम प्लेन में। सो जैसे अपने को पता है लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो अपने को ये भी पता है लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट भी होती है, हमने बचपन में ही सीखा है, राइट। बचपन में हमने देखा है, कभी हम कहते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, कभी हम कहते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमने बचपन में देखे हैं। आज इसको हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि कैसा ये सब लॉजिक लगता है। कहने का मतलब वही है, सारा प्रोसेस अगर आपका एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो रिजल्ट भी आपको एक्स वाई प्लेन में मिलेगी। सो तीनों लाए करते हैं सेम प्लेन में, एंड उसके बाद जन्म लेता है स्नेल्स लॉ। कौन जन्म लेता है? उसके बाद आपका जन्म लेता है स्नेल्स लॉ, जो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो बराबर हो जाता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो ये हो जाता है आपका स्नेल्स लॉ। चलो ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं फिजिक्स क्या है। ओके, फॉर्मूलाज में अच्छे से समझाने से पहले फिजिक्स पहले समझ लेते हैं। देखो, फिजिक्स में हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं। कितने टाइप के मीडियम होते हैं? फिजिक्स में हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं। पहला मीडियम होता है रेयरर मीडियम, दूसरा मीडियम होता है मेरे पास डेंसर मीडियम। शब्दों से ही समझ में आ रहा है, रेयरर मीडियम मतलब हो जाता है हल्का मीडियम। ओके, शब्दों से ही समझ में आ रहा है, डेंसर का मतलब हो जाता है कठोर मीडियम। इमेजिन करो एक दोस्त है आपका जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कठोर हैं, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ओके, तो बेसिकली स्ट्रिक्ट पेरेंट्स क्या करते हैं? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स फ्रीडम नहीं देते हैं। ओके, सो डेंसर मीडियम में क्या है? डेंसर मीडियम में आपके पास यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। ओके, डेंसर मीडियम में क्या है? आपके पास फ्रीडम यहाँ पे नहीं है। रेयर का मतलब पेरेंट्स हल्के फुल्के हैं। ओके, पेरेंट्स हल्के फुल्के हैं, सो बेसिकली हल्के फुल्के पेरेंट्स हैं, तो उसका मतलब हो जाता है फ्रीडम यहाँ पे है। चलो इमेजिन करो तुम्हारे घर वालों ने कहा है तुम्हें 100% फ्रीडम है, 100%, जहाँ जाना है जाओ। बोलो क्या हो जाएगा? तुम निकल जाओगे घूमने, एकदम दूसरे शहर चले जाओगे, माथेरान, महाबलेश्वर, लोनावाला, गोवा, ऐसी जगहों पे चला जाओगे, राइट। इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा देखते हो तो बैंकॉक, मालदीव्स जाने का मन करेगा, जहाँ का रील्स चल रहा है ना। सो बेसिकली फ्रीडम है तो घर से दूर ही जाना प्रेफर करोगे, ऐसा नहीं बोलोगे ठीक है पानी पूरी खा के वापस आता हूँ नहीं। और अगर फ्रीडम नहीं है तो फिर वही करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ आसपास ही घर के भटकना पड़ेगा, 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही घूमना पड़ेगा। सो बेसिकली यही लॉजिक लाइट के लिए भी हो जाता है। अगर आपकी लाइट जा रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, सो डेंसर मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम कठोर है। कठोर मीडियम का मतलब क्या हो जाता है? कठोर मीडियम का मतलब हो जाता है फ्रीडम नहीं है। अगर फ्रीडम नहीं है तो लाइट पहले कैसे जाती? अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट पहले सीधी जाती, बट सीधी नहीं जाने की जगह अब क्या हो गई? बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि टुवर्ड्स द घर आपकी लाइट यहाँ से बेंड हो गई, राइट, घर के तरफ आ गई। टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द घर, यानी कि टुवर्ड्स इस तरफ आपकी लाइट यहाँ पे आ गई। उसी तरीके से अगर आप जा रहे हो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, ओके, एकदम हल्के फुल्के, रेयरर मीडियम क्या है? फुल फ्रीडम है, घूमने फिरने का फुल फ्रीडम है यहाँ पे। ओके, बढ़िया सा फ्रीडम है, जहाँ से जाना है जा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है तुम कहीं दूर वाली जगह पे ही जाओगे, तो अगर लाइट पहले सीधा ऐसे जाने वाली थी तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ से लाइट फैल जाएगी, घर से दूर जाने का और दूर जाने का प्रयास करेगी, और लाइट यहाँ पे चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल वाले लॉजिक यहाँ पे क्लियर हुए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक का पार्ट है। डिस्कस करते हैं फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज का क्या खेल है, कैसे है, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सम्स। ठीक है, स्नेल्स लॉ कैसा कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है μ2/1 = होता है साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर के बराबर। तो इसके भी एक्चुअली तो लॉजिक्स हैं, बट वो बहुत डिटेल्ड हैं, तो उसको एज ऑफ नाउ हम नहीं करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको समझा फॉर श्योर सकता हूँ कि लॉजिक क्या है। देखो, सबसे पहले ना ये रिफ्रैक्शन जो घूम रहा है, इसका पहले मतलब समझने का प्रयास करते हैं। मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सरल भाषा में मतलब क्या है? कम ऑन, मुझे बेसिक भाषा में सिर्फ और सिर्फ बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। सो एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो जाता है भारीपन। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को बताता है भारीपन। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है अपने को भारीपन। ठीक है, भारीपन का मतलब क्या है? वेट नहीं बता रहा है, ये आपको बता रहा है ऑप्टिकल वेट, यानी कि ये बता रहा है आपको ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, कि लाइट के लिए ये मीडियम कितना भारी है। ओके, क्योंकि चलना लाइट को है, हमें थोड़ी चलना है, चलना लाइट को है। ओके, सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को बताता है
ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बताता है हमें बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब है भारीपन। भारीपन से अगर मैं उसको कंक्लूड करना चाहूँ तो उसका मतलब हो जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। चलिए अब लगाते हैं यहाँ पे कुछ लॉजिक्स। ओके, क्या लगा देते हैं यहाँ पे? लगा देते हैं कुछ लॉजिक्स और समझने का प्रयास करते हैं फॉर्मूलाज यहाँ पे कैसे बनेगी। पहली फॉर्मूला हमारी हो जाती है यहाँ से म्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के बराबर। जितना मीडियम आपका ज़्यादा भारी होगा वेलोसिटी उतनी यहाँ पे कम होगी, है ना। जितना मीडियम यहाँ से आपका ज़्यादा भारी होगा वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि यही तो सत्य है, राइट। भारी चीज़ों में वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पानी के अंदर आप भाग सकते हो क्या? पानी के अंदर आप नहीं भाग सकते हो। क्यों? क्योंकि मीडियम भारी है और अपनी वेलोसिटी वहाँ से कम हो जाती है। उसी तरीके से मीडियम हल्का होगा तो वेलोसिटी यहाँ से बढ़ जाएगी। सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू इज इक्वल्स टू 1/v2। उसी तरीके से पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे v1 के बराबर। ये हो जाती है अपनी पहली फॉर्मूला। ओके, ये क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे पहली फॉर्मूला? म्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के बराबर। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वेलोसिटी होता है n लैम्डा के बराबर। और फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में हमेशा हम कांस्टेंट लेते हैं, पता है क्या? जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे कंसीडर करते हैं? फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करते हैं कि वो तो कांस्टेंट है, तो जो रिलेशन v पे लागू था वही सारे रिलेशंस यहाँ पे लागू हो जाते हैं लैम्डा पे। ओके, वही रिलेशंस किस पे लागू हो जाते हैं? लैम्डा पे। तो अगर ये चीज़ आपकी ऐसे थी तो v1 यहाँ पे v1 की जगह आप लैम्डा 1 भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप लैम्डा 2 भी डाल सकते हो, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वाला यहाँ पे लॉजिक हो जाता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आ जाता है फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली जब आप दो मीडियम से डील करते हो तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 3 और ये है आपका स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ भी बेसिकली वही बताता है। देखो, ये है मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 1 की वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू 1 के बराबर। ये है मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ से म्यू 2 के बराबर। सो क्या है आपका रिफ्रैक्शन किस पे आधारित है? रिफ्रैक्शन आपका आधारित है सेकंड मीडियम पे, एग्री करते हो क्या? है ना, रिफ्रैक्शन किस पे आधारित है? रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम पे आधारित है। इस वजह से देखो यहाँ पे उन्होंने ऐसे ले लिया है कि म्यू 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। लॉजिक समझो, लॉजिक। अगर मीडियम आपका बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा, म्यू 2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? आपका डेंसर मीडियम बहुत भारी है भाई, बहुत ज़्यादा भारी है ये मीडियम, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल बहुत छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, घर के नज़दीक ही बनेगा। बहुत भारी है तो वो क्या हो जाएगा? घर ही आने का कोशिश करेगा। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है तो वो घर के बाहर ही रुकता हुआ दिखेगा बंदा। सो बेसिकली आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर यहाँ पे कम हो जाएगा। बोलो, उसी तरीके से अगर ये लॉजिक समझ गए तो ये वाला लॉजिक भी सेम लाइन्स पे वर्क करता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा फॉर्मूलाज का पार्ट हो जाता है समाप्त। कौन से टॉपिक के लिए? सो ये था हमारा पहला टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सम्स, बट सम स्टार्ट करने से पहले एक फ्री सलाह मुझसे ले लो। यहाँ पे सम्स में क्या होगा? सम्स में आपको फील होगा कि डेटा मुझे नहीं दिया गया है। ओके, आपको कैसा फील होगा? आपको फील होगा डेटा मुझे नहीं दिया गया है। जब भी ऐसा फील हो, सीधा क्या करना है? कंपेयर कर देना है एयर के साथ। ओके, किसके साथ कंपेयर करना है? कंपेयर करना है एयर के साथ। एयर के साथ क्यों कंपेयर करना है? क्योंकि एयर की दो चीज़ें हमेशा फिक्स्ड हैं, एयर हो या वैक्यूम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हमेशा फिक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपका होता है म्यू इज इक्वल टू 1 के बराबर। दिस इज फर्स्ट थिंग। ओके, तो ये चीज़ हमेशा फिक्स होती है। सेकंड चीज़ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी या वैक्यूम भी फिक्स हो जाता है 3 × 10⁸ के बराबर। सो दो टर्म्स तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होते हैं, तो प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। सो हमेशा क्या करना है? कंपेयर करना है आपको एयर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से थोड़े से सम्स करना। तो यहाँ पे अभी हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करते हैं अलग अलग टॉपिक पे आधारित। ओके, अलग अलग टॉपिक पे आधारित थोड़ा वेरिएशन लाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अलग अलग है, देखो सम्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी हैं, वेव नंबर वाले भी हैं। वेव नंबर के साथ थोड़े से सम्स यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले भी लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वाले भी, ऑप्टिकल पाथ पे भी लेते हैं, अलग अलग वेरिएशन करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, वही ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए चलो, what is the time taken by sunlight to pass through a glass window of thickness 4 mm? सो ग्लास विंडो का थिकनेस कितना है? ग्लास विंडो का थिकनेस है यहाँ पे 4 मिलीमीटर के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 3/2 के बराबर। मुझे जानना है समय कितना लगेगा। देखो, देख के ही समझ में आ रहा है डेटा बहुत कम दिया है, राइट? डेटा बहुत कम दिया है। मैं करूँ कैसे उसको सॉल्व? कुछ दिया ही नहीं है ज़्यादा मेरे पास,
है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा एयर के साथ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वेलोसिटी इन एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वेलोसिटी इन ग्लास। फाइंड करना है वेलोसिटी इन ग्लास, क्या मिलेगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा 1 के बराबर, वेलोसिटी इन एयर हो जाएगा यहाँ से 3 × 10⁸ के बराबर। ग्लास का कितना हो जाएगा, ग्लास का यहाँ से हो जाएगा 3/2 के बराबर। 3 3 कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से, मीटर पर सेकेंड में वैल्यू मिल जाएगा। बट हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। डिस्टेंस कितना कवर करना है लाइट को, डिस्टेंस इतना कवर करना है। सो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस ये कवर करना है, सो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ और यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड है 2 × 10⁸ के बराबर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा -11। सो 2 × 10⁻11 बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सो खुद ही पॉज करके आप मेरे से पहले करते करते जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो द वेव नंबर ऑफ 2 वेव्स आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ। सी वेव नंबर का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल तौर पे मेरे पास एक बहुत बड़ा पार्किंग खरीदा है और पार्किंग के अंदर क्या हो रहे हैं, बहुत सारी कार्स यहाँ पे मैं खड़ी कर रहा हूँ। ओके, क्या खड़ी कर रहा हूँ, कार्स यहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली कार्स अगर खड़ी करते जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशन भी लगाना पड़ेगा, राइट। मैं रैंडमली नहीं कर सकता हूँ कि इस बार इतनी कार खड़ी की, उस बार उतनी बार खड़ी की, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो बेसिकली वेव नंबर का मतलब भी क्या होता है, 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स आई, उसको हम कहते हैं वेव नंबर। अभी समझो यहाँ पे मुझे जानना है 1 मीटर में कितनी कार्स आई, तो मैं कहूँगा उसको कार नंबर। ओके, उसी तरीके से वेव नंबर भी क्या हो जाता है, 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स आई उसको हम कहेंगे वेव नंबर। ओके, सो ये लॉजिक लगता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं कहूँ मेरी 2 कार आ रही है 2 मीटर में, ओके 2 कार्स आ रही है मेरी कितने मीटर में, 2 मीटर में, तो मुझे जानना है 1 मीटर में कितनी कार्स आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा वेव नंबर। ओके, वेव नंबर उसको बोलते हैं 1 मीटर में जितनी चीज़ें हैं उसको कहते हैं वेव नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा यहाँ से, 2 1 ज़ा 2, है ना। वेव नंबर क्या मिलेगा, वेव नंबर आपको मिल जाएगा, वेव नंबर WN × में 2, सो वेव नंबर कितना मिल जाएगा आपको, ऐसे मिल जाएगा 1 के बराबर, राइट। सो बेसिकली जनरली फॉर्मूला क्या हो जाती है, जनरली फॉर्मूला वेव नंबर की आपकी हो जाती है 1/λ के बराबर। कितनी हो जाती है, 1/λ के बराबर आपकी हो जाती है जनरल फिजिक्स में आपकी फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पर भी वेव नंबर कितना मिलेगा, वेव नंबर आपको मिल जाएगा 1/λ के बराबर। ओके, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ही लिया, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला टर्म मेरा नीचे के तरफ ही गया। ओके, तो वही लॉजिक हो जाता है। और यहाँ पे 2 कार्स लिखी है तो 1 कार ही मुझे लेनी पड़े, क्योंकि बेसिकली शुरुआत सब चीज़ें हम 1 से करते हैं, तो उसका डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस है, बट अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैंने आइडिया दे दिया, आप डेरिवेशन कर भी सकते हो, यहाँ से यही प्रोसेस है, आप डिराइव कर भी सकते हो। चलिए, सो 2 वेव्स का वेव नंबर कितना गिवन है, 2 वेव्स का वेव नंबर मुझे यहाँ पे गिवन है, वेव नंबर कितना गिवन है, सो वेव नंबर मुझे यहाँ पे गिवन है इतना, इतना और इतना बराबर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 × 10⁶ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/λ1। देखो मीटर यूनिट्स में भी समझ में आ रहा होगा, यूनिट पर मीटर है, पर मीटर का मतलब वही ऊपर कुछ भी नहीं, डिवाइड में मीटर। चलिए, सो λ1 का वैल्यू कितना मिलेगा, λ1 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 2.5 × 10⁶ के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से λ2 का वैल्यू क्या मिलेगा, λ2 का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 1/2 × 10⁶ के बराबर। पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, 2.5 के लिए पॉइंट निकालूंगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 0, है ना। नहीं भी निकाल सकता हूँ बट निकाल देता हूँ, चलो इजी पड़ेगा। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बचेगा 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 6 + 1 हो जाएगा 7, हो जाएगा 4 × 10⁻7 के बराबर, जिसको फर्दर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4000 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर, राइट। 3 0 यहाँ पे दिए तो यहाँ पे 3 -3 आ जाएगा, सो -10 होता है एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये है λ1 की वैल्यू। 1/2 ऑटोमेटिकली मुझे पता है होता है 0.5 के बराबर, तो हो जाएगा 0.5 × 10⁻6 -6। वापस से पॉइंट से एडजस्ट करूंगा, इसको भी लिख सकता हूँ 5000 एंगस्ट्रॉम, दोनों को इवेंचुअली माइनस करूंगा, क्या मिलेगा 5000 - 4000 मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर डी। सो यस, ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम एट एन एंगल आई, इट इज फाउंड एट रिफ्लेक्टेड रे इज एट राइट एंगल्स टू द रिफ्रैक्टेड रे। ओहो हो। सो यहाँ पर मेरे पास इंसिडेंट रे है,
ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है यहाँ से 90 के बराबर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है यहाँ से 90 के बराबर। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम एट एन एंगल आई, तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दो यहाँ से आई के बराबर। इट इज फाउंड एट द रिफ्लेक्टेड रेज एट राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टेड रे, सो रिफ्लेक्टेड रे ये होती है, राइट, रिफ्रैक्टेड रे ये होती है, दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री पे है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय, चलिए सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वही फॉर्मूला रहता है म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर के बराबर। साइन ऑफ आई तो मुझे खुद क्वेश्चन में गिवन है, तो आई को तो मैं मस्ती नहीं करूंगा, तो यहाँ पे वही लिख दूंगा साइन ऑफ आई, बट साइन ऑफ आर के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। ओके, साइन ऑफ आर के बारे में क्या है, मुझे कुछ भी नॉलेज यहाँ पे नहीं है कि साइन ऑफ आर किसके बराबर है। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ से साइन ऑफ आर यानी कि रिफ्रैक्शन का एंगल पहले तो फाइन करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा यहाँ से मुझे रिफ्रैक्शन का एंगल पहले तो फाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, राइट, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। सो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्रैक्शन का एंगल हम फाइन करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है। सो साइन ऑफ आर मैं कैसे फाइन कर सकता हूँ, रिफ्रैक्शन का एंगल हम कैसे फाइन कर सकते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन का एंगल है कितना, सो बेसिकली ये है यहाँ से मेरा रिफ्रैक्शन का एंगल, राइट, ये क्या है, ये है यहाँ से मेरा रिफ्रैक्शन का एंगल। चलिए अलग अलग कलर से करते हैं तो बेसिकली समझ में आ जाएगा। चलो, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है 90 के बराबर, है ना, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है 90 के बराबर। ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल होता है रिफ्लेक्शन के बराबर, सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आर डैश रिफ्लेक्शन के बराबर, है ना। रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है, वही तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा यहाँ से आई के बराबर। चलिए, ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है 90 के बराबर, जिसमें से ये हिस्सा आई हो गया, तो ये वाला हिस्सा कितना बच जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से बच जाएगा 90 माइनस आई के बराबर। कितना बच जाएगा यहाँ से, ये वाला हिस्सा बच जाएगा 90 माइनस आई के बराबर। उसी तरीके से ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल वापस से 90 डिग्री है, उसमें से वापस क्या है, उसमें से वापस ये वाला हिस्सा 90 माइनस आई के बराबर है, तो बोलो यहाँ वाला हिस्सा कितना हो जाएगा। तो जिन लोगों को ऐसा करने नहीं आता है, तो मैं उन लोगों के लिए इस हिस्से को एक्स ले लेता हूँ। तो क्या करूंगा, 90 माइनस आई प्लस दूसरा एंगल एक्स, दोनों मिला के कितने हैं, दोनों मिला के यहाँ से है 90 डिग्री के बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 90। ध्यान से देखो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा आई के बराबर, तो ये एंगल कितना है, ये वैल्यू है यहाँ से आई के बराबर। और अगर ये वाली वैल्यू आई के बराबर है, सो वापस से मैं कह सकता हूँ इस बार जो ये वाली लाइन्स हैं, ओके, जो ये वाई एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है, ये पूरी यहाँ पे 90 डिग्री में है, जिसमें से ये वाला हिस्सा आई है, सो आई प्लस जो मुझे अभी हिस्सा चाहिए वाई, ये वाला हिस्से को वाई बोल देता हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा 90 के बराबर। वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मिलेगा 90 माइनस आई के बराबर। वाई मतलब क्या हो गया, वही ये वाला रिक्वायर्ड एंगल, और रिक्वायर्ड एंगल ही क्या है, वही है मेरा रिफ्रैक्शन का एंगल। सो बेसिकली मैंने सिर्फ एंगल्स को रिजॉल्व किया है, इसको हार्ड मत समझना प्लीज। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया है एंगल्स को रिजॉल्व करने का, नहीं है तो भी बहुत बेसिक था, 2-3 बार देख लोगे ना, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। सो आर की वैल्यू क्या है, 90 माइनस आई के बराबर। बोलो, ट्रिग्नोमेट्री में 90 का टर्म आ जाता है तो क्या कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या बचेगा, मुझे बचेगा साइन ऑफ आई अपॉन में बचेगा कॉस ऑफ आई, इवेंचुअली क्या मिलेगा, इवेंचुअली मिलेगा tan ऑफ आई के बराबर। सो यस, ऑप्शन नंबर सी दिस टाइम्स बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो यहाँ पे मीडियम वन कौन सा है, मीडियम वन है यहाँ पे एयर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है, आपको ये बात मैं बता दूँ। मीडियम टू कौन सा है, मीडियम टू है यहाँ पे हमारा ग्लास मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे 1.5 के बराबर। ओके, सो बेसिकली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यूजुअली होता है 1 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं 3/2 के बराबर। इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। इफ द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर एट राइट एंगल, ओहो हो रुक जाओ, तो ये होता है मेरा इंटरफेस। थोड़ा सा इसको सीधा बना देते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रे गिरेगी, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब बेसिकली ये एंगल कितना है, ये एंगल है यहाँ से 90 डिग्री के बराबर। अगर यहाँ से नॉर्मल बना दूँ, सो नॉर्मल एकदम इनको बीच में कट करता है, तो इसका एक ही मतलब हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है और दोनों यहाँ पे सेम है। ओके, राइट एंगल बन रहा है, नॉर्मल एकदम बीच में से काटेगा, मतलब दोनों सेम है, तो एक ही चीज़ समझ में आती है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 45 डिग्रीज। कितना हो जाएगा यहाँ से, 45 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है उसको नॉर्मल हमारा, ठीक है। देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, चलिए
फॉर्मूला क्या कहती है, फॉर्मूला कहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू हो जाता है साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर के बराबर, ठीक है। म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ओके, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। साइन ऑफ आई कितना है, साइन ऑफ आई यहाँ से हमारा बेसिकली 1 के बराबर। साइन ऑफ आई कितना है, साइन ऑफ आई है यहाँ से बेसिकली हमारा, सॉरी साइन ऑफ आई कितना है 45 के बराबर, साइन 45, तो साइन 45 हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में रूट ऑफ 2, और साइन ऑफ आर हमें यहाँ से फाइंड करना है। म्यू टू क्या है, म्यू टू है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2 के बराबर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 के बराबर है। साइन ऑफ आर क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मिल जाएगा 2 अपॉन में 3 टाइम्स रूट ऑफ 2 के बराबर, ठीक है। सो ये यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है, देखते हैं इसमें से कौन सा मैच हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ तो कोई भी मैच यहाँ से नहीं हो रहा है, राइट। तो क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ, √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो जब ऐसा करूँगा क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मुझे 2 मिलेगा, सारे टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, r इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √2/3 के बराबर। यस, ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें अपने को लॉजिक निकालना पड़ा कि 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री पे सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे 45 डिग्री समझ गया तो फिर पूरा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, पॉज करके खुद से कर लो पहले। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ग्लास स्लैब, ठीक है। सो ग्लास स्लैब में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे √2 के बराबर। सो म्यूजी कितना है, म्यूजी है यहाँ से √2 के बराबर। is incident on the glass air interface। पहला मीडियम कौन सा है यहाँ पे, पहला मीडियम है यहाँ पे आपका ग्लास, ओके। समझ रहे हो क्या लॉजिक, ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से सब लोगों का इनवर्स आंसर आ जाता है। ऑर्डर का ध्यान देना है। एयर ग्लास इंटरफेस मतलब पहला मीडियम कौन सा है, पहला मीडियम है ग्लास। सेकंड मीडियम है यहाँ पे, मीडियम नंबर 2 है हमारा यहाँ से एयर, ओके। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, आई कितना है, आई है 45 डिग्री के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के बराबर। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 के बराबर। अंडर दीज कंडीशंस द रे विल, क्या होगा, ओके। तो ये मुझे दिया है तो वापस से स्नेल्स लॉ ही लगाऊंगा क्योंकि रिफ्रैक्शन में आपको स्नेल्स लॉ ही डोमिनेट करता है। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ आई अपॉन में मिल जाएगा साइन ऑफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे वही देखना है कि रे को क्या हुआ, विल बी एब्जॉर्ब्ड। देखो पूरे फिजिक्स के सिलेबस में एब्जॉर्प्शन है ही नहीं हम हीट वेव्स पढ़ते हैं तो हीट वेव्स में हम क्या बोलते हैं, थोड़ा हिस्सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा ट्रांसमिट होता है। लाइट में कभी भी हम एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ते हैं, इवन दो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन तो होता है। विल ट्रेवल इन एयर विदाउट एनी डेविएशन, मतलब अगर मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 मिल गया वापस से तो मैं ऐसा समझ जाऊंगा कि लाइट एकदम सपाट होकर सीधी निकल गई। विल एमर्ज इन द रे विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90, अगर मुझे R 90 मिलता है तो मैं क्लियर कट समझ जाऊंगा कि ऑप्शन नंबर सी है। या विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि इसी वीडियो में थोड़ा सा देर से आएगा। सो देख लेते हैं क्या मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलती है। μ2 कितना है, μ2 है 1 के बराबर। μ1 कितना है, μ1 है √2 के बराबर। साइन ऑफ आई कितना है, साइन ऑफ आई है 45, साइन ऑफ 45 हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन √2 के बराबर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है यहाँ से साइन ऑफ आर। ध्यान से देखो न्यूमरेटर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे ही आ जाएगा इवेंचुअली, तो क्या बचेगा 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू बच जाएगा 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आर। अरे यहाँ पे तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जा रही है, मतलब मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। साइन के टेबल में 1 कब आता है, तो आता है साइन ऑफ 90 डिग्री पे, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, आर इज इक्वल टू मिल गया 90 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ओके। विल एमर्ज इनटू एन एयर विथ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। चलिए सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्टिकल पाथ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सो ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट अगर हम थ्योरी वाइज देखें तो बहुत बड़ा है, बट अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो बहुत छोटा है। थ्योरी वाइज अगर मैं आपको बता दूं, देखो समझो 5 सेकेंड में मेरी लाइट वेव एयर में कुछ इतना चली है, 5 सेकेंड में लाइट वेव एयर में कितना चली है, इतना चली है। तो 5 सेकेंड में मेरी लाइट वेव ग्लास वेव में कितना चलेगी, ओके। मेरी वेव ग्लास मीडियम में कितना चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस ग्लास में उसकी वेवलेंथ भी बदल जाएगी, स्पीड भी बदल जाएगी, और उसका डिस्टेंस कवर भी बदल जाएगा। तो बेसिकली इसी को कहते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ।
तो ऑप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, ऑप्टिकल पाथ में हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मेरा एयर में कितना चलती, यानी कि मेरा वैक्यूम में कितना लाइट चलती, कंपैरेटिवली मेरी यहाँ पे ग्लास में कितनी चली है। तो आओ कॉन्सेप्ट फॉर्मूला के टर्म्स में देखते हैं। ये चीज़ अगर आपको पढ़नी है ऑप्टिकल पाथ, दो जगहों पे है, क्लास 11th के टेक्स्ट बुक में भी है और क्लास 12th के टेक्स्ट बुक में भी है। वेव ऑप्टिक्स में भी देखो एक पेज पूरा ऑप्टिकल पाथ है। तो क्लास 12th में उसका प्रूफ दिया गया है, बट प्रूफ MHT CET के लिए वैसे भी नहीं होता है। तो चलिए सम को देखते हैं और समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सेम। ओहो हो, रुक जाओ, लिख देता हूँ इसको। ऑप्टिकल पाथ क्या है, ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे सेम है। सेम है मतलब दो केसेस होंगे, राइट, तभी तो कोई चीज़ सेम हो सकती है अकेली चीज़ को थोड़ी बोल सकते हो कि अरे ये तो सेम है। दो टी शर्ट्स होंगी तभी तो कहोगे दोनों टी शर्ट सेम है। दो पानी की बोतल रहेंगी, दोनों पानी की बोतल सेम है, तो मतलब कोई दो चीज़ें हैं वो सेम है। इफ़ इट ट्रेवल्स टू 4 सेंटीमीटर ऑफ ग्लास, ठीक है, सो डिस्टेंस इन ग्लास कितना है, डिस्टेंस इन ग्लास है 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इन वाटर कितना है, डिस्टेंस इन वाटर है 4.5 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.5 के बराबर, और देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कैसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में आइसोथर्मल कंडीशन, राइट, अगर मैं कहूँ PV इज इक्वल टू दी कांस्टेंट तो क्या लगाते हैं हम लगा देते हैं P1 V1 इज इक्वल टू दी P2 V2, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा, म्यू जी डी जी, ओके, जो ग्लास में है, इज इक्वल टू दी म्यू डब्ल्यू डी डब्ल्यू। क्या मिलेगा यहाँ से, मुझे म्यू डब्ल्यू फाइन करना है, सो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा म्यू जी इंटू डी जी अपॉन में मिलेगा मुझे डी डब्ल्यू, ठीक है। म्यू जी कितना है, म्यू जी है 1.5 के बराबर, डी जी कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के बराबर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है तो कुछ टेंशन नहीं है। डी डब्ल्यू कितना है 4.5 के बराबर। पॉइंट और पॉइंट निकाल दो, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, जितना मेरा अंदाजा जा रहा है तो यही आंसर आएगा। ओके, हाँ 1.33 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी है, ऑप्टिकल पाथ भी आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आ जाता है। उसी तरीके से वेव नंबर का जो कॉन्सेप्ट बताया वो भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका यूजुअली आ जाता है, ठीक है। चलिए फाइनली करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक एंड फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ एक क्वेश्चन होमवर्क तौर पे दे देता हूँ, प्रोसेस बता देता हूँ। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2 × 10⁸ के बराबर। इन अ सर्टेन लिक्विड द स्पीड ऑफ लाइट, कोई दूसरी लिक्विड है, समझो नाम दे देता हूँ, वेलोसिटी इन पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल टू दी है 2.5 × 10⁸। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, बोलो। ऑलरेडी अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेलोसिटी। कंपेयर करो म्यू जी यहाँ पे 1/Vg यहाँ पे, है ना, म्यू इन मीडियम यहाँ पे, वेलोसिटी इन मीडियम यहाँ पे। सो बेसिकली यही लॉजिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट। ओके, तीन चीज़ें पता है व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा, चौथा अननोन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ओके, प्रोसेस क्या है उनको करने का। एंड अब हम आते हैं नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपने 10th में पढ़ा है, 11th में भी है एंड MHT CET में भी है, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कहता है अगर आपकी लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम, ओके, सबसे पहली कंडीशन नोटिस कर लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब आपकी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, जब आपकी लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है लाइट आपकी जानी चाहिए डेंसर से रेयरर मीडियम। ओके, डायग्राम देख के आपको समझ रहा होगा ना, रेयरर मीडियम मतलब बहुत फ्रीडम है, मस्त मजे में घूम फिर सकते हैं। तो देखो लाइट आपकी दूर दूर जाते जा रही है, यहाँ से घर से थोड़ा दूर गई, यहाँ पे घर से और दूर चली गई, यहाँ पे घर से और ज़्यादा दूर चली गई, यहाँ से तो घर से बहुत ज़्यादा दूर चली गई, यहाँ से तो दूसरे ही शहर में चली गई तो देख के ही समझ में आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि रेयरर मीडियम में लाइट हमारी जा रही है। तो TIR का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है, रिफ्रैक्शन मिलता है। आप इंसिडेंस का एंगल थोड़ा बढ़ा दो, आपका रिफ्रैक्शन का एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। डायग्राम में मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं एडिट नहीं करूंगा ताकि आपको भी ध्यान रहे मिस्टेक। डायग्राम में मिस्टेक ये है, मैंने एंगल गलत जगह से बनाया है, राइट।
इंसिडेंस नॉर्मल से बनता है तो ये I1 हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे I2 हो जाएगा, और यहाँ से नॉर्मल से बनता है ना एंगल, वो मैंने इंटरफेस से बना दिया है, मिस्टेक है डायग्राम में। सो ये I4 हो जाएगा, ये आपका I5 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो भी ऐसा परफेक्ट दिखाने में मुझे कुछ नहीं, एडिट करके मैं उड़ा सकता हूँ, बट मिस्टेक है भाई, इंसान है तो होगा ही वो तो। चलिए ठीक है, सो बेसिकली क्या देख रहे हैं हम, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ाते जा रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेरा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो मैंने इंसिडेंस एंगल रखा I1, मुझे रिफ्रैक्शन एंगल मिला R1। मैंने इंसिडेंस एंगल रखा I2, मुझे रिफ्रैक्शन एंगल मिला R2। मैंने इंसिडेंस एंगल रखा I3, मुझे रिफ्रैक्शन एंगल मिला R3। मैंने इंसिडेंस एंगल रखा I4, मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सीधा इंटरफेस पे मिल गया। ध्यान से देखो, वेव कहाँ गई है मेरी, रे कहाँ गई है, रे मेरी सीधा इंटरफेस पे आ गई है। ये मेरा डेंसर मीडियम है पूरा का पूरा। ओके, येलो कलर से जो बना रहा हूँ ये डेंसर मीडियम है, और जो वर्टिकल लाइन से बना रहा हूँ ये मेरा रेयरर मीडियम है। ये क्या है, ये उनका इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब बाउंड्री, जैसे वाघा बॉर्डर पे होता है, यहाँ इंडिया वहाँ पाकिस्तान, तो वो इंटरफेस है। तो बेसिकली अगर मैं I4 रिफ्रैक्टिंग एंगल, I4 इंसिडेंट एंगल पे रे को भेज रहा हूँ, सो रे मेरी इंटरफेस पे मिल रही है। ओके, रे किस पे मिल रही है, रे इंटरफेस पे मिल रही है। और अगर आप ध्यान से देखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और जो रे के बीच में एंगल हो, सो ये एंगल क्लियर कट नजर आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट है ना। सो ऐसा इंसिडेंट एंगल, ओके, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन का एंगल मिलता है 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन मिल रहा है 90 डिग्री पे, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और उसको इंडिकेट किया जाता है IC से। किससे इंडिकेट किया जाता है, IC से इंडिकेट किया जाता है। ओके, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के पहले सारी चीजें नॉर्मल थी। ओके, आपकी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हो रही थी। क्रिटिकल एंगल के बाद चीजें नॉर्मल नहीं है। अगर आप देखो, समझो क्रिटिकल एंगल आपका यहाँ से है 40 डिग्री पे, ओके, 40 डिग्रीज पे आपका है क्रिटिकल एंगल। अब समझो आपने थोड़ा भी एंगल बढ़ा दिया, आपने 41 भी कर दिया इंसिडेंट एंगल, देखो रे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, ध्यान से देखो, रे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। सारा का सारा यहाँ पे क्या हो चुका है, सारा का सारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो चुका है। और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो कहने का मतलब, अगर आपका जो इंसिडेंट एंगल है, ओके, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो आपकी रे क्या हो जाएगी, आपकी रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रे क्या हो जाएगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है डेंसर से रेयरर मीडियम जाओगे तो ही पॉसिबल है। सेकंड कंडीशन है कंप्लीटली रिफ्लेक्ट तब होगी जब क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल ज्यादा हो। ओके, सो देयर इज वन पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल है जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री। कितना हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री। और उस एंगल के ऊपर हमारी रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, उस एंगल के ऊपर क्या हो जाता है, हमारी रे कंप्लीटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट आपका। ओके, अगर आपका एंगल बढ़ गया, थीटा बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो 100% रिफ्लेक्शन हो जाता है और रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और अगर एंगल आपका छोटा है तो फिर दोनों चीजें होंगी, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, सब होगा। ओके, पार्शियली रिफ्लेक्शन तो हर बार होता ही है, राइट। जैसे कोई भी वेव आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, रे आएगी तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। ये एंगल पे कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, 100% रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आ जाती है डेरिवेशन, और आपको डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन नहीं किया मतलब टॉपिक उड़ जाएगा आपका। ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन है, स्नेल्स लॉ लगाना है, भले ही मैंने स्लाइड्स में लिख के रखी है, बट मैं आपको रिफ्रेश एकदम करके दिखाता हूँ। देखो क्या कहते हैं, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर के बराबर। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को किससे इंडिकेट करते हैं, क्रिटिकल एंगल को हम इंडिकेट करते हैं IC से, तो हो जाएगा साइन ऑफ IC। जब मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रैक्शन कितना होता है, रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। कंडीशन क्या है, कंडीशन है हम जाते हैं डेंसर से रेयरर मीडियम। कहाँ जाते हैं, डेंसर से रेयरर मीडियम जाते हैं। डेंसर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम मेरा पहला है। रेयरर मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम मेरा दूसरा है। रेयरर मतलब एयर ही होता है हमेशा, राइट। अपन अपने आसपास सब एयर ही है। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ से 1 के बराबर, और नीचे बचेगा मेरे पास यहाँ पे म्यू। ठीक है,
फर्दर इसको सॉल्व करूंगा, क्या बचेगा, आई सी वैसा ही रह जाएगा, साइन ऑफ 90 भी हो जाएगा यहाँ से 1 के बराबर। सो बेसिकली ये हो जाती है मेरी फॉर्मूला, साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू दी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरे वे में लिख सकते हो आई सी इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दैट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल एंगल। ओके, छोटी सी फॉर्मूला है, आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू दी 1 अपॉन साइन आई सी, जैसा आपको करना है कर सकते हो, बट ये एक्चुअल में मानी जाती है जनरल फॉर्मूला। मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं रहती है, टू बी वेरी हॉनेस्ट, हमेशा मैं उल्टा लिख देता हूँ, इस वजह से मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ तो मेरा डेरिवेशन 40 सेकंड में हो जाता है, उससे भी कम समय में। सो बेसिकली इस वजह से मैं हमेशा कंप्लीट फॉर्मूला ही प्रेफर यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, चलिए। सो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही था, राइट। तो अपने को क्या मिला था, अपने को मिला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिला था, मतलब जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पे आई किसके बराबर है, आई बराबर है क्रिटिकल एंगल के, तभी तो रिफ्रैक्शन मुझे 90 के बराबर मिला। ओके, चलिए। सो करते हैं थोड़े से क्वेश्चन अब इस टॉपिक के ऊपर। सो क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 4/3 के बराबर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 5/3 के बराबर। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ओके, पहला मीडियम कौन सा है, पहला मीडियम है ग्लास, दूसरा मीडियम कौन सा है, दूसरा मीडियम यहाँ पे वाटर है। अब आप बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूला बना के दिया है ना अपने को, अपन तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेयरर मीडियम को एयर लिया था है ना, रेयरर मीडियम को एयर लिया था, जबकि यहाँ पर एयर है ही नहीं कहीं पे। सो इस वजह से कहा मैंने डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इवन दो द फॉर्मूला मैंने बताया है। चलिए, लॉजिक से करना है, μ2/μ1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर, है ना। पहला मीडियम है ग्लास, ये है आपका ग्लास के बराबर, दूसरा मीडियम है आपका वाटर के बराबर। ठीक है, और बस, तो ग्लास मीडियम कितना है, ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ से अच्छा लिखा उल्टा है, लिखा नहीं, डेटा उन्होंने ऐसे दिया है, पहला मीडियम ग्लास है, ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3 के बराबर। सो यहाँ पे लिख दूंगा 5/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे 4/3 के बराबर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4/3। ध्यान से देखो, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इवेंचुअली बचेगा मुझे 4/5। ठीक है, और व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्शन कितना होता है, रिफ्रैक्शन एंगल होता है 90 के बराबर, मतलब साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली डिनोमिनेटर में मुझे 1 मिल जाएगा। आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/5, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो देखो डेरिवेशन है ये, एक्चुअल में मैंने डेरिवेशन किया, बट हैवी थोड़ी है ना, ऐसा थोड़ी है कि बहुत हैवी हो गया सर, इतना बड़ा चल गया। ओके, चलिए फाइनली करते हैं कि यहाँ पे बढ़िया सा क्वेश्चन जो कि पूरा लॉजिक बेस्ड है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इजी हैं। स्नेल्स लॉ और इसमें कुछ फर्क नहीं है, स्नेल्स लॉ के क्वेश्चंस आपको आ गए, ये भी आपको आ जाएगा, क्योंकि फर्क वही है, यहाँ पे आर उल्टा 90 के बराबर है तो एक टर्म 1 हो जाता है। ओके, उल्टा ईजी हो जाता है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ में 4 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म रहते हैं। तो एक लास्ट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एंड फिर स्विच करते हैं दूसरे टॉपिक पे। सो क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम, एंड मुझे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए। तो कई बार आपको जैसे मैथ्स में होता है कि क्या मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता है, राइट, इन्वर्स निकाल भी सकते हैं कि इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल कब आएगा, क्रिटिकल एंगल तब आएगा जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाएंगे, तभी ही आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आप एयर से ग्लास में जा रहे हो, नहीं हो पाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, रेयरर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्लास से एयर में जा रहे हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 के बराबर, यानी कि 1.5 के बराबर, है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 के बराबर। सो हाँ, डेंसर से रेयरर, ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको ला के दे।
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ग्लास से वाटर। ओके, सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस से कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 के बराबर। वाटर का हॉनेस्टली बताऊं तो मुझे याद है बट काफ़ी लोगों को याद नहीं होता है, सो हो जाता है 1.3 के बराबर। देखो पीछे वाले सम में दिया भी था मैंने, इस वजह से जानबूझ के ये सम डाला था ताकि आपको याद रहे। 4/3 जिसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.33। तो वापस से यहाँ पे भी देखें तो डेंसर से रेयर मीडियम जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन भी आपका हो सकता है एंड डी ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं हो सकता है क्योंकि इनवर्स में तो फिर उल्टा सिचुएशन हो जाएगा। तो पहले तो मुझे दो ऑप्शंस मैंने 50-50 कट कर दिए इस आधार पे। कौन से आधार पे कट किए, इस आधार पे कट किए कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है क्रिटिकल एंगल मेरा मिनिमम कब होगा, कौन सी सिचुएशन में मेरा क्रिटिकल एंगल यहाँ पे मिनिमम होगा। चलिए सो क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहती है फॉर्मूला, μ2/μ1 इज इक्वल टू sin ऑफ i बाय sin ऑफ r। वापस से क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल का एक ही मतलब होता है कि यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ μ2/μ1 के बराबर। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा μ2/μ1 के बराबर। आपको पता है साइन का ग्राफ कैसे आता है, राइट, साइन का ग्राफ आपका शुरू होता है 0 से, साइन 0 0 होता है। जैसे जैसे आप साइन ऑफ 90 की तरफ जाते हो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो उस वे में मुझे यहाँ पे क्या करना है, उस वे में मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है। क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। चलिए बी ऑप्शन लेके देखते हैं। सो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में मेरे पास ऊपर 1.5 मिलेगा, राइट, सॉरी ग्लास फर्स्ट मीडियम दिया है बी ऑप्शन में, एयर सेकंड मीडियम दिया है। चलो तो उस वे में करके देखते हैं। सो एयर सेकंड मीडियम है यानी कि ऊपर रह जाएगा मेरा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 के बराबर, ठीक है, डिवाइड में 1.μ, हाँ डिवाइड में फर्स्ट मीडियम। सो फर्स्ट मीडियम कौन सा है, फर्स्ट मीडियम ग्लास है। सो बेसिकली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा यहाँ से 3/2 के बराबर। 2 चला जाएगा ऊपर तो मुझे मिलेगा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 2/3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू मुझे कुछ मिल जाएगी 3/2। 3/2 का इवेंचुअली मतलब क्या हो जाता है, 3/2 का इवेंचुअली मतलब हो जाता है 0.66 समथिंग। तो ये मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर बी में मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ग्लास से वाटर में। सो ग्लास है आपका फर्स्ट मीडियम, ठीक है, ग्लास है आपका फर्स्ट मीडियम। सो फर्स्ट मीडियम ग्लास है, ग्लास फर्स्ट मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3/2 के बराबर। सो 3/2। और ये है आपका यहाँ से वाटर सेकेंड मीडियम। सो वाटर का कितना है, वाटर का है 1.3 यानी कि लिख सकता हूँ 4/3 के बराबर। सो वाटर आपका सेकेंड मीडियम है तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा अपने को साइन इनवर्स ऑफ 8/9 के बराबर। डिवाइड करके देखो, देखो क्या आंसर आ रहा है। सो 9/8 करूँगा तो क्या मिलेगा 0.08.0, क्या मिलेगा 9 7 हो जाएगा यहाँ से 63। सो बेसिकली 9 7 हो जाएगा यहाँ से 63, सॉरी 9 7 एक सेकंड, 9 और 8 को करना है ना अपने को। सो 9 0 0, 8 पॉइंट आएगा यहाँ पे 0, 9 7 63, 9 8 72। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 8 आपका 72। सो बेसिकली ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 0.8 के टर्म्स में, ठीक है। सो अब देखो मिनिमम कौन सा है। सो मिनिमम अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 0.66। सो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन लॉजिक से बहुत कम समय में किया जा सकता है, शॉर्ट वे में भी थोड़ा सा किया जा सकता है, बट अभी पहला लेक्चर है ऑप्टिक्स का, मैं इधर भगाना नहीं बता सकता हूँ। वो लॉजिक आपको खुद निकालना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकता हूँ सिर्फ कंपेयर करके। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा आपको ओरिजिनल ट्रेडिशनल मेथड बताया है क्योंकि अभी अभी मुझे पता है काफ़ी लोग ऑप्टिक्स सीखने आए होंगे। मैं सीधा ऐसे हवा वाली बातें शुरू कर दूँ, जजमेंट लगाते जाऊँ तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या चल रहा है। ओके चलिए, सो बेसिकली ये हो जाता है हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट एंड मैं कह सकता हूँ दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मिलते हैं ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। एंड पूरा का पूरा हमारा प्लेलिस्ट है फॉर MHT CET। विश यू द बेस्ट।